अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हमजाबाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल अवाम का। नाजरीन, आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं ये कोई छोटा नाम नहीं, ये सहाफ़ी भी हैं, कॉलम निगार भी हैं, राइटर भी हैं और यूथ के ट्रेनर भी हैं। मैदान सहाफ़त के बहुत बड़े अलमबरदार सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भैया। सर, आपका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, आजकल का नौजवान आपको जानता है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप अपनी शख्सियत का तारुफ खुद करवाएं। देखिए, मैं एक आम सा तालिब इल्म था और अपनी ज़माने तालिब इल्मी में एक एवरेज तालिब इल्म के तौर पर मशहूर था, लेकिन मेरी क्योंकि परवरिश या कह लें या इब्तदाई जो तालीम थी उसमें दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक ये कि मेरे वालिद क्योंकि अब्दुल करीम आबिद साहब मरहूम जो एक जर्नलिस्ट है, तो हमारे घर अखबारात की एक फ़ाइल आती थी, 7-8 अखबारात, कुछ रसाइल वगैरह आते थे। तो हम जो मुझे सबसे पहले मुताले का शौक़ हुआ ना, वो बेसिकली अखबारात के पढ़ने से। और हम उर्दू अंग्रेज़ी उस ज़माने में 3 अखबार जो बड़े मशहूर होते थे, रोज़नामा मशरिक, रोज़नामा इमरोज़ और पाकिस्तान टाइम, ये हम पढ़ लिया करते थे। और अखबारात को पढ़ने के साथ साथ फिर किताब बीनी का शौक़ हुआ, फिर किताब पढ़नी शुरू की। यानी निसाबी किताबों से ज़्यादा जो पढ़ने का शौक़ था वो अखबारात और रसाइल तक महदूद था या किताबों तक महदूद था। दूसरी बात ये हुई कि फिर जैसे जैसे मैंने होश संभाला तो ज़माने तालिब इल्मी में मैंने तलबा सियासत के साथ मुंसलिक हो गया। उस तलबा सियासत से भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और ख़ास तौर पे अपनी तरबियत के कॉन्टेक्स्ट में और समाज को कैसे तब्दील करना है उस कॉन्टेक्स्ट में, और ख़ास तौर पे जो यूथ बेस्ड स्टूडेंट पॉलिटिक्स थी उसकी चीज़ों से देखकर, और क्योंकि मेरा ताल्लुक़ दाएं बाजू इस्लाम पसंद तंजीम इस्लामी जुम्मे तलबा से था उस ज़माने में, तो वो एक परवरिश का एक और पहलू था। तो ये आप देख लीजिए कि अखबारात का मुताला, रसाइल का मुताला, किताबों का मुताला, फिर उसके बाद फ़िक्री मजालिस, और फिर साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि जो तलबा सियासत थी उस तरह की चीज़ों के साथ अपने आप को इंगेज करना। तो यहाँ से बस ये काम शुरू होता गया। और फिर मैं जब मैट्रिक में था तो मैंने पहली दफ़ा एक आर्टिकल लिखा, बल्कि आर्टिकल लिखने के बाद फिर मैं लेटर्स टू एडिटर के तौर पर लिखता रहा, नवाए वक्त में, इमरोज़ में, मुख्तलिफ़ अखबारात और रसाइल में। और वहाँ से फिर ये सिलसिला शुरू होता गया। और लेकिन तालीम जो है वो बेतरतीबी रही। पहले मैं कॉमर्स में चला गया, फिर वहाँ से निकला तो लॉ में चला गया, फिर लॉ से निकला तो फिर मैंने सिंपल मास्टर्स कर लिया पॉलिटिकल साइंस में। सो रहा, लेकिन फिर मैं अखबारात की दुनिया से कुछ जुड़ा, लेकिन कुछ अरसे के बाद फिर मैंने NGO सेक्टर को ज्वाइन कर लिया, और पाकिस्तान में कई दहाइयों तक मैं NGO सेक्टर से भी मुंसलिक रहा, लेकिन साथ साथ अखबारात से ताल्लुक़ रहा लिखने लिखाने की हद तक। और फिर उसके बाद 2005 के बाद से अमली तौर पर मैं सहाफ़त के साथ जुड़ गया, और अब बाकायदगी से पिछले कई सालों से बतौर कॉलमिस्ट के तौर पर जो है ना मुख्तलिफ़ अखबारात में रहा। आजकल रोज़नामा एक्सप्रेस के साथ जुड़ा हुआ। फिर इसी तरह से मैं आजकल PTV न्यूज़ का एक प्रोग्राम है, ख़बर की खबर, जो है पीर से जुमे तक, वो प्रोग्राम में बतौर तज़किया निगार बैठता हूँ। फिर साथ साथ मैं इंटरनेशनल मीडिया में BBC, वॉइस ऑफ जर्मनी, चाइना उर्दू सर्विस और वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, उसमें भी अपने आप को कंट्रीब्यूट करता हूँ। फिर मुझे डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख मरहूम जो मेरे बड़े प्यारे दोस्त थे, उन्होंने मुझे टीचिंग की तरफ माइल किया कि तुम जर्नलिज़म को पढ़ाओ, तो मुझे वो वहाँ से फिर 2014 से उसको पढ़ाना शुरू किया। तो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने का तजर्बा हुआ, और आज भी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में मैस कम्युनिकेशन में और डिफरेंट डिपार्टमेंट में मीडिया को और पॉलिटिकल साइंस को पढ़ाता हूँ। फिर इसी दौरान मुझे 2002 के बाद जो है किताबें लिखने का शौक़ पैदा हुआ। तो अब तक मेरी 5 किताबें हैं, जिसमें 2 किताबें मेरी लोकल गवर्नमेंट से मुतल्लिक हैं, एक सियासी जमातों से मुतल्लिक है, एक दहशतगर्दी से मुतल्लिक है, और एक किताब मैंने अपने वालिद की वफ़ात के बाद उनकी याद में कंपाइल की थी, उनके दोस्तों के ऊपर बेस्ट करती है। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस है। फिर मुझे एक इदारा मैंने बनाया, इनिशिएट किया 2017 में आइडिया के नाम से, जो इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन एडवोकेसी है, जो यूथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और बेसिकली हम पाकिस्तान में लाहौर में ख़ास तौर पे जो यूथ है, जो यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे पढ़ते हैं, उनके अंदर पीस, टॉलरेंस, सोशल हारमोनी, सोशल जस्टिस, और फिर साइबर क्राइम, साइबर पॉलिसीज़ के इशूज़ के ऊपर, गुड गवर्नेंस, लोकल गवर्नमेंट, सिविक एजुकेशन के इशूज़ के ऊपर काम करते हैं। ये एक मेरा तारुफ है कि आपने देखा कि डिफरेंट डायमेंशंस हैं, अखबारात भी है, डेवलपमेंट सेक्टर भी है, टीचिंग भी है। फिर उसके बाद जो है मैं यूथ ट्रेनर के तौर पे भी काम करता हूँ, तो मुख्तलिफ यूथ के जो ग्रुप्स हैं उनकी ट्रेनिंग के प्रोग्रामों से भी मुंसलिक रहता हूँ। अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया कि आप 2005 से लेकर अब तक मीडिया से मुंसलिक है, सहाफ़त से,
मतलब 16 साल का अरसा आपको हो चुका है। इन 16 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी का कौन सा तजर्बा है जो सबसे ज़्यादा सीखा, या कोई ज़िंदगी का सबक जो आपको आज तक याद हो? देखिए, बतौर जर्नलिस्ट जो है हमें सीखना पड़ता है बहुत सी चीज़ों को, और जो चीज़ सबसे बड़ी चीज़ सीखी है कि अपने अल्फाज की अदायगी में हमें मोहतात रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा जज्बातियत जो है ना वो नहीं होनी चाहिए, और जो भी बात आप कर रहे हैं उसका आपके पास ठोस दलील होनी चाहिए, मंतक होनी चाहिए, लॉजिक होनी चाहिए, सीक्वेंस होनी चाहिए। बग़ैर अपना शवाहिद के, मफरूज़ों की बुनियाद पे, प्रोपेगेंडा की बेस पे गुफ्तगू जो है एक तो वो नहीं करनी चाहिए। और एक जो चीज़ सीखी है वो ये कि तनकीद और तज़हीक में फ़र्क होना चाहिए। तनकीद कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप किसी को तनकीद को सहारा बना के किसी की तज़हीक करते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत बुरी बात है, एक बात। और दूसरी है कि जो चीज़ सीखी वो ये है कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए आपके सोच में, यानी आप अपनी बात पे अड़ ना जाएं, अपने आप को अक्ले कुल भी ना समझें, दूसरों की बात को भी अहमियत दें, दूसरों को भी सुने, और ये महसूस करें कि दूसरा आपसे ज़्यादा बेहतर गुफ्तगू कर सकता है, उसके ख़यालात में पुख्तगी हो सकती है। तो एक दूसरे से जो सीखने का अमल है, एक दूसरे को जो जानने का अमल है, वो बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी के ख़यालात आपसे इत्तफाक नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे लाताल्लुक़ हो जाएं, उनसे नाराज़गी पैदा कर लें, उनसे लड़ाई झगड़ा कर दें, बल्कि दूसरे लोग, दूसरी सोच और फ़िक्र के जो लोग हैं जिनके ख़यालात आपसे मुख्तलिफ हैं, उनको रिस्पेक्ट जो है ना वो कम से कम आपको देनी चाहिए। ये बुनियादी असूल है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने तजर्बे से सीखा है। अच्छा सर, आप सहाफ़त में मतलब अखबारात से भी मुंसलिक रहे हैं, टीचिंग से मुंसलिक रहे हैं, अपनी यूथ डेवलपमेंट भी आपने की, तो सबसे ज़्यादा आपने सीखा कहाँ से है, या सबसे ज़्यादा आपको जो इनमें लगा है कि ये मेरे मिजाज के मुताबिक है, वो कौन सा सेक्टर था? देखिए, बेसिकली तो मैंने 2 सेक्टरों से बहुत ज़्यादा सीखा है, एक डेवलपमेंट सेक्टर से और एक मीडिया सेक्टर से। डेवलपमेंट सेक्टर से जो चीज़ मैंने सीखी है वो ये है कि बुनियादी तौर पे समाज की जो तब्दीली का अमल है उसके क्या डिफरेंट पैराडाइम्स होते हैं और डिफरेंट डायनामिक्स उसके क्या होते हैं, किस तरह से आप समाज को तब्दील करते हैं। और फिर दुनिया में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं डेवलपमेंट के नाम से, सोशल साइंसेस के नाम पर, इकनॉमिक्स की बेसिस पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, उसकी जो लर्निंग है वो मुझे उस सेक्टर से जाके समझने को मिली है। जो मीडिया सेक्टर है उसमें मुझे एनालिसिस की जो सलाहियत है वो सबसे ज़्यादा समझने का मौका मिला है। और मैंने आपको कहा कि मुझे शुरू से ही ये शोबा पसंद था। मेरे वालिद भी क्योंकि ख़ुद एक बहुत बड़े तज़ियाकार थे, एडिटर रहे हैं मुख्तलिफ अखबारात के, तो ये मुझे विरसे में मिला है, तज़िया करने की सलाहियत, कंपैरिजन करने की सलाहियत। तो ये मुझे लगता है कि जो बोलने की जो सलाहियत है, ये सब चीज़ें हैं जो मैंने जर्नलिज़म से सीखी हैं। कैसे आप अपना नुक्ता नज़र जो है ना शफाफियत के साथ, एहतराम के साथ, रवादारी के साथ आगे पहुंचा सकते हैं, अपनी बात दूसरों को कम्युनिकेट कर सकते हैं और दूसरों की बात को आप सुन सकते हैं। तो फिर मुझे मीडिया से जो चीज़ सीखने को मिली, ज़्यादातर जो मेरा शौक़ भी था, लगन भी थी, जुनून भी था कि जो तज़िया निगारी है उसके डिफरेंट डायनामिक्स क्या हैं और कैसे मैं अपने आप को एक बेहतर तज़िया निगार के तौर पर ढाल सकता हूँ। सर, जो आपने इदारा बनाया दी आइडिया के नाम से, इसने नौजवानों की यूथ डेवलपमेंट पे या ये किस कदर फ़ाल रहा है? देखिए, हमें को चौथा साल है। बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तानी नौजवान जो हैं उनको इंडिपेंडेंट किया जाए, उनके अंदर मुख्तलिफ सॉफ्ट स्किल्स डाली जाए। कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, निगोसिएशन स्किल्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं, मोबिलाइजेशन के इश्यूज़ हैं, रिसोर्स को जनरेट करने के इश्यूज़ हैं, अपनी फ्यूचर कैरियर प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट के इश्यूज़ हैं, फिर सोशल हारमोनी के इश्यूज़ हैं, डाइवर्सिटी के असूल हैं, एक्सट्रीमिज़म के इश्यूज़ आते हैं बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ पे देखा कि नौजवानों में एग्रेशन बहुत आ जाता है। तो इन इश्यूज़ को बुनियाद बनाकर बुनियादी तौर पर हमने अपना काम शुरू किया है। और हम ज़्यादातर यूथ ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ लड़के और लड़कियाँ जो ज़्यादातर पढ़े लिखे हैं, उनको ट्रेन करने की कोशिश करते हैं छोटे छोटे बैचेस में। फिर अपनी फैकल्टीज़ जो हैं यूनिवर्सिटीज़ की, उन बच्चों, उन यंग टीचर्स के साथ काम करते हैं। चाहते हैं कि जो गैप है वो कम हो स्टूडेंट्स टीचर का। और ख़ास तौर पे हमारे जो पूरी कोशिश है कि जो स्टूडेंट सोसाइटियाँ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए, ताकि वो ड्रामेटिक सोसाइटियाँ, म्यूज़िक सोसाइटियाँ, कल्चरल सोसाइटियाँ, स्पोर्ट्स सोसाइटियाँ, डिबेटिंग सोसाइटियाँ ज़्यादा एक्टिवेट हों और बच्चों के अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। इस बुनियाद पे हम ये चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमारा इदारा ख़ास तौर पे मैंने आपको कहा कि जो डिजिटल मीडिया का दौर है, इसमें जो साइबर क्राइम, साइबर पॉलिसीज़, साइबर इश्यूज़ आ रहे हैं, उनके बारे में भी हम ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी वो रेड लाइन एरिया है जो आपको क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अच्छा सर, आजकल का नौजवान वो
कारोबार की बजाय ज़्यादातर नौकरी को या गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहा है, आपके नज़दीक इसकी बुनियादी वजूहात क्या है? देखिए, एक बड़ी वजह तो ये है कि हमारे यहाँ रिस्क ओरिएंटेड लोग कम होते हैं। लोग कारोबार इसलिए नहीं करते कि उनके पास उनको रिस्क लेने की आदत नहीं होती। वो जॉब को एक ज़्यादा सॉफ्ट समझते हैं कि जॉब मिल जाएगी, फिर आसानी से बस तनख्वाह मिल जाएगी पहली तारीख को। तो जो रिस्क लेने की सलाहियत है वो कमज़ोर होती है, एक बात। दूसरा ये कि हम कारोबार उस वक्त करना चाहते हैं जब हमारे पास बहुत ज़्यादा सरमाया हो। छोटे सरमाए से हम कारोबार करना नहीं चाहते। तो और हम ज़्यादातर बाबू सीट चाहते हैं जहाँ कोट पैंट टाई लगाकर हम बैठे हैं, बड़े अच्छे प्रोटोकॉल के साथ मिले। मेहनत मजदूरी के लिए ज़रा हमारा वो रुझान नहीं है जो कारोबार के अंदर ज़रूरत बनता है। तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल, जो आप देखिए ना, जो तालीम दी जाती है वो मकसद है ही नहीं कारोबार का। एंटरप्रेन्योरशिप का तो मकसद ही नहीं है। उसका तो बुनियादी ऑब्जेक्टिव ये है कि आप BA, MA, MSc, MPhil करें, PhD करें और आपको नौकरी चाहिए। तो बच्चा जो है वो शुरू से जो ख्वाब बनाता है वो नौकरी का बनाता है, और अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा महकमा मिल जाए, अच्छा ग्रेड मिल जाए, तो वो समझता है कि उसकी लॉटरी निकल आई। और अगर वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, निचले दर्जे पे काम करना पड़ता है, तो उसे बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता नौजवान जो है एंटरप्रेन्योरशिप्स की बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसकी रफ्तार अभी बहुत स्लो है। उसके बारे में ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है, जिसका यहाँ बहुत बड़ा फुकदान नज़र आता है। तो सर, इस हवाले से हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो क्या किरदार अदा कर रहा है? एजुकेशन सिस्टम तो डिग्रियाँ बांट रहा है। उसका काम सिर्फ एक ही है, पैसे लेता है और डिग्री बांटता है। जो एजुकेट करना है, उनके अंदर जो सलाहियतें पैदा करनी है, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करनी है, उनके अंदर जो है सवालात को जनरेट करने की सलाहियत पैदा करनी है, उनके अंदर एक टॉलरेंस रवादारी को पैदा करना है, वो तो हमें नज़र नहीं आ रहा। देख लीजिए, जितना एग्रेशन नज़र आता है, जितना एक्सट्रीमिज़म नज़र आता है, जितना वायलेंस नज़र आता है, ये माशरे में ज़्यादातर पढ़े लिखे लड़कियाँ कर रही हैं। इसलिए ये बात माननी पड़ेगी कि हमारा तालीमी निज़ाम अपने अच्छे नौजवानों को पैदा करने में नाकाम हो रहा है। उसमें आपका करिकुलम का भी बड़ा इशू है। एक फरसुदा किस्म का करिकुलम है जो हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं। जो असातिज़ा है वो जदीदियत की बजाय रवायती तौर तरीक़ों से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। एजुकेशनल इन्वायरमेंट ही नहीं है। पेरेंट्स भी बच्चों को बहुत ज़्यादा एजुकेट नहीं करना चाहते, बल्कि उनका एजुकेशन से मुराद ये है कि ये डिग्री ले और उसके बाद किसी अच्छी जॉब पे लग जाए। तो अब तालीम का जो मामला वो बहुत पीछे चला गया है, और बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो तालीम का मामला है वो काफ़ी कमज़ोर है और काफ़ी मायूस कन भी है। तो इस हवाले से एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजिंग्स हैं जो आपके ख्याल में होनी चाहिए? बुनियादी तब्दीली तो ये है कि हमें अपने पूरे निसाब को रिविज़िट करना होगा और उसमें जदीदियत का तसव्वुर ला के दुनिया के साथ अपने आप को जोड़ना होगा, एक बात। दूसरा ये है कि जब आप करिकुलम को तब्दील करेंगे तो फिर टीचर्स को भी ट्रेन करना पड़ेगा। ये जो हमने छोड़ा हुआ है ना कि टीचर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो करना चाहता है कर ले, नहीं, टीचर्स के पास एक प्रिंसिपल्स गाइडलाइन होनी चाहिए। उसके मुताबिक आप उसको परखें, जांचें, देखें, निगरानी करें और उसके मुताबिक उसको आगे लेके चलें। फिर एक इन्वायरमेंट क्रिएट करें एजुकेशन का। यानी बहुत से लोग कहते हैं हम पढ़ के करेंगे क्या, क्योंकि जॉब्स तो है नहीं। यानी अब यहाँ पढ़ने को मुराद जॉब समझी जाती है। यहाँ अगर आप पढ़ के बिजनेस करना चाहेंगे तो वो कहेंगे फिर हमने पढ़ा क्यों था। तो मेरा ख्याल है काफ़ी मुगालते पाए जाते हैं हमारी तालीम के अंदर। अमली तौर पे काफ़ी मुश्किलात हैं, निसाब की तब्दीली के हवाले से, असातिज़ा की तरबियत के हवाले से, स्टूडेंट्स की तरबियत के हवाले से, पेरेंट्स की तरबियत के हवाले से। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी पढ़ रहे हैं जो आउटडेटेड है। यानी दुनिया में जो आज चीज़ें ज़ेर बहस है वो हमारे निसाब का हिस्सा ही नहीं है। तो जिसकी वजह से फिर नौजवान जब यहाँ से निकलता है तो उसको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल फील्ड में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा सर, आपने एज अ राइटर और एज अ कॉलम निगार सहाफ़त पे कितना एक्सपोजर देखा है? देखिए, आजकल तो आप किसी बच्ची से पूछ लें, वो आपको वो तीन ही बातें बताएंगे। या तो वो कॉलम निगार बनना चाहते हैं, या वो एंकर बनना चाहते हैं, ठीक है, या वो जो है ना न्यूज़ कास्टर, खबरें पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उसमें उनकी तस्वीर नज़र आती है ना, तो उनको अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करना होता है। हालांकि मीडिया की जो जहत है वो बहुत ज़्यादा वसी है और बड़े शुमार शोबे हैं जिसमें वो बच्चियाँ परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी से पूछेंगे तो आपको वो तीन बातें बताएगा, एंकर बनना, न्यूज़ कास्टर बनना या कॉलम निगार बनना। लेकिन कॉलम निगारी एक कष्ट होती है, कोई ऐसी आसान चीज़ नहीं है कि आप टीका लगाएंगे और पहली दफ़ा लिखेंगे और शानदार लिखना शुरू कर देंगे। प्रोसेस होता है, कई सालों के बाद जाके आप एक पोजीशन में होते हैं अच्छा लिख सकें। फिर अच्छा लिखने के लिए आपको अच्छी मालूमात दरकार है, अच्छी मालूमात के लिए आपको अच्छा पढ़ना दरकार है। फिर उसके बाद फिर आपको क्राफ्टिंग करनी आती हो, एनालिसिस करना आता हो, ऑब्जर्वेशन करनी आती हो। तो बहुत से चैलेंज हैं जो हमारे लोगों को लिखने के हवाले से दरपेश होते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो लिखने का अमल है हमारे यहाँ वो भी काफ़ी मसाइल का शिकार है। बहुत कम लोग हैं जो अच्छा लिखते हैं। जी नाजरीन, यहाँ पे हम लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा सर, एक बहुत ही अहम सवाल है कि आजकल के दौर में हमारी सहाफ़त का किरदार कितना मस्बूत रहा है और इसमें किन किन इस्लाहात की ज़रूरत है। देखिए, सहाफ़त तो एक बड़ी मजबूत चीज़ होती है। दुनिया भर में सहाफ़त को आजकल बड़ा एडमायर किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो। लेकिन अगर आप देखें पाकिस्तान में या दुनिया में सहाफ़त जो है अब वो एक नई शक्ल इख्तियार करती जा रही है और उसमें बहुत सी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। उसमें कारोबारी अंदाज़ बहुत आ गया है, प्रोफेशनल अंदाज़ पीछे रह गया है, कारोबारी अंदाज़ ज़्यादा आ गया है। फिर वो लोग आ गए हैं मीडिया को चलाने वाले जिनके पास दौलत बहुत है, पैसा बहुत है। वो लोग जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं वो पीछे रह गए हैं। आपका एडिटर का इंस्टीट्यूशन ख़त्म होकर रह गया है। जो मालिक है, जो सेठ है, वही एडिटर भी बन गया है। तो बहुत से मसाइल हैं। फिर आप देखिए हमारा कोड ऑफ एथिक्स के बड़े मसाइल हैं। मीडिया रेटिंग के ऊपर बहुत चला गया है। अखबारात में भी अब सिर्फ खबरें होती हैं, वही खबरें जो हम रात को पढ़ चुके होते हैं वही सुबह हमें जो है पढ़ने को मिलती हैं। कोई नई बात नहीं होती। यानी अब मुझे लगता ये है कि हमारा जो मीडिया है उसको अब अपने आप को रीडिफाइन करना पड़ेगा, रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, रीविजिट करना पड़ेगा। ये जो मौजूदा तौर तरीका ये नहीं चल सकता। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक में भी अगर आप देखें जो है ना, आप 7 बजे से रात 11 बजे तक टॉक शोज चलाते हैं, एक जैसे टॉक शोज हैं, एक जैसे इश्यूज हैं, वही बिला वजह की लड़ाइयाँ, वही झगड़े, जो मसले हैं उनको हल करने की बजाय मसलों में बिगाड़ पैदा करना। और ये मैं कहता हूँ बाज़ औक़ात कि हमारा मीडिया जो है वो पार्ट ऑफ द सोल्यूशन कम है, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ज़्यादा बन गया है। जो सोशल मीडिया वो तो शतरमुर्ग जिसे कहते हैं आज़ाद है, जो जिसका दिल में आता है वो बोल देता है, ना वो किसी का ख्याल करता है, ना किसी की इज्जत देखता है, ना लफ्ज़ों का चुनाव ठीक तरीके से करता है। एक प्रोपेगेंडा बेस्ड मीडिया है सोशल मीडिया, वो हम देख रहे हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म जो है वो पीछे भी रह चली गई है। अखबारात की जो तंजीमें, एसोसिएशन, उनके किरदार बहुत महदूद हो गया है। ये जिस वक्त हम फिर ये क्या कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद नहीं है, बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हैं रियासती इदारों की तरफ से। ये सब बातें अगर आप देखें तो हमारा मीडिया माजी के मुकाबले में काफ़ी श्रिंक हुआ है, महदूद हुआ है। अलबत्ता चैनल्स बहुत बन गए हैं, अखबारात बहुत ज़्यादा आ गए हैं, FM रेडियोज़ बहुत आ गए हैं, TVs बहुत आ गए हैं। लेकिन उसके बावजूद जिस अंदाज से हमारा मीडिया ग्रो करना चाहिए था एक मेच्योरिटी के साथ, अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से ग्रो नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद जितना वो कर रहा है वो भी मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल था जो उन्होंने उसको उठाया है। क्योंकि अब इस वक्त देखिए जो मालिक का एजेंडा है उससे आप कोई बहुत बड़ा इनराफ करके ना अपने TV चैनल्स पे प्रोग्राम नहीं कर सकते। अच्छा सर, ये सोशल मीडिया जब से हिस्सा बना है इस निज़ाम का, आप क्या समझते हैं कि जो रवायती मीडिया है उस पर ये किस हद तक असरअंदाज हुआ है? देखिए, जो रवायती मीडिया है तो वो तो काफ़ी चैलेंजेस का दो चार है। अब ज़्यादातर अगर आप बच्चियों से पूछें वो तो फॉर्मल TV देखते ही हैं, वो तो मोबाइल के अंदर आ गए हैं, मोबाइल के ज़रिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अखबारात भी वहाँ पे पढ़े जा रहे हैं, TV प्रोग्राम भी देखे जा रहे हैं। लेकिन रवायती मीडिया जो है अगर उसने अपने आप को रिविजिट ना किया, जैसे मैंने कहा है, तो ये अपनी मौत आप मर जाएगा। ये मैं नहीं कहता कि रवायती मीडिया की अहमियत नहीं है। आज भी दुनिया में रवायती मीडिया, जिसको आप प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं, वो अपनी अहमियत रखता है। लेकिन अगर आप उसके कंटेंट को रिविजिट नहीं करेंगे, उसमें तब्दीलियाँ लेके आएंगे, उसके अंदर नई जातें इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे, तो फिर वो मीडिया जो है पीछे रह जाएगा। तो चैलेंज इस वक्त जो बड़ा है रवायती मीडिया के लिए, ट्रेडिशनल मीडिया के लिए, कि वो अपने आप को सही तरीके से जज करने की कोशिश करे, सही तरीके से अपना एनालिसिस करे और सही तरीके से नए ख्यालात, नई सोच और नई फिक्र के साथ, एक नए आइडिया के साथ सामने आए, तो फिर आपकी एक्सेप्टेंस होगी। अच्छा सर, जैसे कि आपने आज़ादी सहाफ़त के हवाले से बात की, आपके नज़दीक आज़ादी सहाफ़त का असल मतलब क्या है और पाकिस्तान में ये किस हद तक काबिल अमल है? देखिए, आज़ादी सहाफ़त एक बहुत बड़ा सेंसिटिव इशू है पूरी दुनिया में। इस वक्त फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में कहा जाता है, फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म के बारे में कहा जाता है, और पाकिस्तानी जर्नलिस्टों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस आज़ादी सहाफ़त की लड़ाई में। अभी जो इस वक्त हमारे यहाँ लड़ाई चल रही है इसमें ग्रुप बंदी बहुत आ गई है, पोलराइजेशन बहुत आ गई है। मतलब एक सहाफ़ी अगर गवर्नमेंट की हिमायत नहीं करता तो कहा जाता है कि ये शायद एंटी गवर्नमेंट है, एंटी स्टेट है, उस पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगते हैं, ताने सुनने को मिलते हैं। फिर सहाफ़ियों के अपने अंदर बेशुमार ग्रुपिंग है। तो अब हम देख रहे हैं कि जो सहाफ़ी है वो बहुत ज़्यादा तकसीम शुदा हो चुके हैं, हर एक के अपने अपने इंटरेस्ट हो चुके हैं। बाज़ तज़िया निगारों, बाज़ कालम निगारों को देख के अंदाज़ा हो जाता है ये किस पार्टी का है, इसमें किसकी हिमायत करनी है, वो भी हमें अंदाज़ा हो जाता है। तो न्यूज़ जो क्रेडिबिलिटी है मीडिया की, वो मैंने आपको जैसे पहले कहा कि वो लूज़ हुई है, वो अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है। उस पर हमें दोबारा नए सिरे से सोच विचार करनी होगी और अमली तौर पे कुछ काम करके दिखाना होगा। सर, आप खुद भी एक सहाफ़ी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं, बड़े बड़े जो नाम है, ये पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दिखाने में इंटरनेशनल फोरम पे किस हद तक काम? मेरा ख्याल है मजमूई तौर पे पाकिस्तान का मीडिया एक पॉजिटिव इमेज बिल्ड करने में कामयाब नहीं हो सका। उसकी वजह यह है कि हमारा मीडिया क्राइसिस पे चलता है,
रेटिंग के ऊपर चलता है, उसने क्राइसिस पैदा करना होता है, ऐसी चीज़ बेचनी होती है जो नेगेटिविटी को ज़्यादा प्रमोट करे। इस वजह से आप देखिए हमारे टीवी चैनल्स पे ज़्यादातर जो है वो आपको बैशिंग नज़र आती है। फिर आपका ड्रामा कोई नहीं है उस तरह से। अब ये टीवी चैनल्स में से बेशतर वो है जो एंटरटेनमेंट चैनल है, लेकिन करंट अफेयर्स के ऊपर चल रहे हैं, कोई रोक टोक कोई नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। तो अगर आपका टीवी के अंदर नई नई वैरायटियाँ आनी शुरू हो जाए, उससे फिर मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो है ब्रेक हो सकेंगी जैसे माजी में हुई थी। तो क्या ये मुआशरे में बिगाड़ की वजह नहीं बन रहा? क्या टीवी ये मीडिया का जो, देखिए कोई चीज़ बिगाड़ नहीं पैदा करती अगर आपके अंदर शऊर नहीं है, अकल नहीं है, फहम नहीं है, तदब्बुर नहीं है, अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं है, तो फिर आप नेगेटिव काम करेंगे। अब यही सोशल मीडिया अगर मैं पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाहूँ तो हम बड़े पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, अपनी पिक्चर शेयर करते हैं, लोगों से टेलीफोनिक कम्युनिकेशन करते हैं, डायरेक्ट गुफ्तगू हो जाती है, तो इसका इस्तेमाल पॉजिटिव भी है। अब अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं नेगेटिव, किसी के ख़िलाफ़ और उसको इश्तिहाल दिलाना चाहते हैं, उसको परेशानियाँ उसके अंदर पैदा करना चाहते हैं, तो वो आपकी चॉइस है, वो आप करना चाहें। लेकिन बेसिकली तो मैं कहता हूँ कि जो हमारा जर्नलिस्ट है वो इसको ट्रेडिशनल मीडिया से ज़्यादा अपने लिए इम्पोर्टेंट समझता है। उसका ख्याल है कि ये मीडिया होगा तो बात आगे बढ़ेगी और उसमें उसका भी फ़ायदा है। आपका क्या ख्याल है कि हुकूमत का जो मीडिया को कंट्रोल करने की एक थ्योरी है कि हुकूमत मीडिया पे असरअंदाज होना चाहती है? देखिए पहली बात तो ये है कि अगर हुकूमत मीडिया को कंट्रोल कर रही हो तो रोज़ाना की बुनियाद पर इतने प्रोग्राम कैसे आप लोग चला लेते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़? आप तो प्राइम मिनिस्टर की निजी ज़िंदगी को भी नहीं बख्शते, उनके ऊपर भी कीचड़ उछालते हैं, वज़रा पे कीचड़ उछालते हैं, अपोजिशन पे कीचड़ उछालते हैं, तो आप तो किसी को माफ़ नहीं करते। तो फिर कैसे मीडिया आप कह सकते हैं कि आज़ाद नहीं है? अब आप मुझे बता दें ना, आपके मीडिया चैनल में क्या लोगों को प्रोग्राम करने की इजाज़त नहीं है, अपना कंटेंट बोलने की इजाज़त नहीं है? यकीनी तौर पर हर इदारे की एक पॉलिसी है, आपने उसी पॉलिसी के अंदर रहते हुए अपना काम करना है। तो मेरा ख्याल ये है कि कुछ जगह पर पाबंदियाँ ज़रूर हैं, कुछ बड़े चेहरे जो हैं वो हमारी ताकतवर हल्कों को पसंद नहीं है या उनका तर्ज़ अमल जो है वो दुरुस्त नहीं है, वो एक अलग बहस हो सकती है। मजमूई तौर पे तो मैं समझता हूँ कि मीडिया जो कहना चाहता है, जो बोलना चाहता है, जो लिखना चाहता है, काफ़ी हद तक उसको ये आज़ादी हासिल है। सर आपको क्या लगता है कि हमारा जो बिज़नेस माफिया है, क्या इसको ये बात काबिल कबूल होगी कि जो नौजवान हैं वो बिज़नेस की तरफ जाएँ, जॉब की तरफ ना आए? नहीं, उनको तो फ़ायदा होगा। देखिए नौजवान जितना बिज़नेस में आएगा ना, उसने वो साइकिल है बिज़नेस की, उसने साइकिल को चलाना है, वो बिज़नेस जनरेट करेगा, वो बिज़नेस लेके आएगा, वो बिज़नेस को फैलाएगा, तो उसका भी कारोबार फैलेगा, इसका भी फैलेगा। लेकिन हमारे यहाँ अभी तक जो बिज़नेस एटीट्यूड है ना, वो सही तरीके से डेवलप नहीं हो सके। हम लोगों को सही तरीके से ट्रेन नहीं करते हैं, हम लोगों के साथ शॉर्टकट खेलने चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, बड़ा क्लास वाले भी, छोटे क्लास वाले भी, नीचे वाले, उससे नीचे वालों के साथ। तो मुझे लगता है कि एक पूरा बिज़नेस एटीट्यूड जो है ना वो हमें रिविजिट करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। और इसका बेहतरीन तरीका ये है कि हम अपने तालीमी निज़ाम के अंदर इन तमाम चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें, अपने तालीमी करिकुलम के साथ जोड़ें। और ये जो एंटरप्रेन्योरशिप्स हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हमें तालीमी इदारों में जोड़ने की ज़रूरत है। मैं आपको छोटी सी मिसाल बताता हूँ। अब हमारा मीडिया का जो बंदा इम्तिहान पास करता है, FBS करता है या MS करता है, उसका ख्याल ये है कि मुझे मीडिया में नौकरी मिल जाएगी। अच्छा, मीडिया में नौकरी मिलेगी आपको अगर आपको कंप्यूटर चलाना आता है, अगर आपको कैमरा चलाना आता है, अगर आपको LME आती है, अगर आपको जो है क्या कहते हैं डिजिटलाइजेशन के बारे में प्रैक्टिसेस हैं, आपको तर्जुमा आता है, आपको जो है ना चीज़ों को सर्च करना आता है। यानी जितनी स्किल अगर आप सीखेंगे ना उतने आप रेलिवेंट होंगे। महज डिग्री से आप रेलिवेंट होने वाले नहीं हैं। तो अब ये जो हमारे मीडिया के इंस्टीट्यूशंस हैं जो BS कराते हैं, MS कराते हैं, MPhil करवाते हैं, आप जहाँ जाके देखें प्रैक्टिकली वो कितना बच्चों को ट्रेन कर पा रहे हैं। ये एक गैप आ गया। इसलिए मसला ये है कि इंडस्ट्री वाला जो है ना उसको डिग्री से कोई दिलचस्पी नहीं। इंडस्ट्री को दिलचस्पी है आपको कितना काम आता है, ये पकड़े मशीन, ये चलाएँ और आप काम करके दिखा दें। अगर एक बंदा कहता है जी मेरे बड़े हाईएस्ट A क्लास नंबर है, कैमरा मैं नहीं चला सकता, ट्रांसलेशन मुझे नहीं आती, ठीक है ना, वो फला चीज़ मुझे नहीं आती, फला चीज़ें मुझे नहीं आती, एनिमेशन तैयार करनी मुझे नहीं आती, तो वो कहेगा मैं आपकी डिग्री को क्या करूँगा, आप जाएँ किसी और जगह पे जाके बैठे। तो ये हमें अपने पूरे तालीमी निज़ाम को एंटरप्रेन्योर्स मॉडल के साथ जोड़ना। अच्छा, हम ये पहलू तो डिस्कस कर रहे हैं कि लोगों को बिज़नेस की तरफ लाया जाए, जॉब से हटाया जाए, मतलब, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि काफ़ी नौजवान हैं जिनके पास बिज़नेस आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इस हवाले से हमारा देखिए उसमें भी गवर्नमेंट ने बेतहाशा इनिशिएटिव लिया। अभी कामयाब जवान प्रोग्राम है, गवर्नमेंट दे रही है उनको आइडियाज़ लेके आए और अपने छोटे छोटे बिजनेसेस
स्मॉल बिजनेसेस को इनिशिएट करें 2 लाख से, 5 लाख से, 3 लाख से। अब मसला वही है ना, हमारा एटीट्यूड है 50 लाख से नीचे पे हमने कारोबार नहीं शुरू करना, तो 50 लाख तो आपको कोई नहीं देगा। तो छोटी इंटरप्रेन्योरशिप्स के तहत आपको गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट्स निकाले हैं कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत, और इसमें बिला सूद कर्जे भी हैं, यानी कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट फ्री लोन है। अखवत बहुत शानदार काम कर रहा है, वो इस वक्त इंटरेस्ट फ्री लोन देता है। तो बहुत से इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी बात सही है कि सिर्फ जो आइडियाज़ हैं, अब बहुत से लोग सिर्फ आइडियाज़ की बुनियाद के ऊपर पैसे कमा रहे हैं। अगर आप मैं एक सेठ हूँ और मेरे पास कोई बच्चा आइडिया लेके आता है कि सर अगर आप ये आइडिया इस्तेमाल करें तो आप ज़्यादा 4 पैसे कमा लेंगे, तो मैं इसको क्यों इग्नोर करूँगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके आइडियाज़ प्रैक्टिकल होने चाहिए, आपके आइडियाज़ में कोई वर्थ होनी चाहिए, जान होनी चाहिए। जब वो होगी, लचक होगी, तो फिर उसके बाद वो आप अपना आइडिया भी निकालेंगे। फिर आप अपना इनिशिएट करना चाहें तो आप छोटे छोटे कामों से इनिशिएट कर सकते हैं। और मैं बेतहाशा नौजवान लड़कियों को जानता हूँ जिन्होंने बहुत छोटे पहलू से अपने काम का आगाज़ किया और अब बड़े माशाल्लाह फैला लिया। अब उनको जॉब की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनके पास अपना काम इतना फैल गया कि उन्होंने एक दो लड़कियों को अपने साथ जोड़ लिया है, उनको पैसे देते हैं, तनख्वाह देते हैं, बताते हैं। अच्छा सर, माजी की हुकूमतों के हवाले से आज की हुकूमत को कंपेयर किया जाए तो यूथ को लेके इनके रवैयों में क्या तब्दीली आई? कोई बड़ा एटीट्यूड मुझे नज़र नहीं आया। सब ने यूथ को पॉलिटिकली इस्तेमाल ही किया है। इमरान खान साहब का भी अगर आप दौरे हुकूमत देखें जिसमें यूथ को उन्होंने बड़ा मोबिलाइज़ किया था, अभी तक कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट तो हमें उनके 3 सालों में नज़र नहीं आ रही यूथ के हवाले से। अगर 1-2 प्रोग्राम उन्होंने कर दिए हैं, लेकिन यूथ के लिए कुछ जामे प्रोग्राम किसी के पास नहीं है। शहबाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी या नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो वो लैपटॉप मारते रहते थे। उनका ख्याल था कि इससे बड़ी तब्दीली आ जाती है, उससे भी कुछ नहीं होने वाला। पीपल्स पार्टी के पास तो कोई भी खास प्रोग्राम मैंने देखा नहीं यूथ के हवाले से कोई है। तो हमारे यहाँ तो कोई भी हुकूमत हो, चाहे आज की हुकूमत हो, चाहे माजी की हुकूमत हो, यूथ को अपने हक में इस्तेमाल तो सब करना चाहते हैं, यूथ से वोट तो सब लेना चाहते हैं। लेकिन उनके पास देखिए ना, यूथ के इशूज़ क्या है। यूथ का इशू ये है कि उसको रोज़गार मिले, उसको अच्छी तालीम मिले, उसको सेहतमंद सरगर्मियों के लिए खेलों के मैदान मिले, ठीक है, अच्छी इन्वायरमेंट मिले, ठीक है, अच्छे जॉब्स मिले, रोज़गार मिले। अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो उनको कोई इकोनॉमिकली फैसिलिटेट करें। अगर ये काम आपने करना नहीं है तो फिर आप जितने मर्जी स्लोगन लगाएं, नारे लगाएं, जज्बाती होके लगाते रहें, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। सर हमारा जो आजकल की यूथ है वो भी तो एक ये सोच रखती है कि पढ़ लिया तो अब बाहर जाएंगे, फ़ॉरेन जाएंगे, पाकिस्तान में नहीं कमाना, या पाकिस्तान की इकॉनमी पे उनका ध्यान कम है। देखिए, एक ज़माना था जब पाकिस्तान से बाहर जाने का रुझान बहुत ज़्यादा था। उस वक्त बाहर के हालात भी ऐसे थे कि आप पैसे कमा सकते थे, और रुझान तो अब भी बहुत है, लोग बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन अब बाहर के हालात वो नहीं हैं जो से पहले थे। अब बहुत मुश्किल हालात में लोगों को बाहर रहना पड़ता है और बड़े उनको एक्सप्लाइट उनको कर किया जाता है। रिहाइशें उनके पास नहीं होती, खाना उनके पास सही तरीके से प्रॉपर नहीं होता, एक कमरे में कई लड़कों को ठोसा जाता है। तो मेरा ख्याल है कि अब वो इन्वायरमेंट भी बाहर नहीं है, इसलिए बेहतर है कि आप अपने मुल्क में अपने घर के सामने रहते हुए, अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ रहते हुए कोई ऐसी चीज़ ढूंढें जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आपके पास स्किल है और आप बहुत टैलेंटेड हैं तो फिर आप बाहर भी जाएंगे तो आप वहाँ पे भी अपने लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। महज डिग्री की बुनियाद पे अब आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जी नाज़रीन, यहाँ पे हम लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सर अब मैं आपसे थोड़ा सा सियासत के हवाले से डिस्कस करना चाहूँगा। बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निकालने में किस हद तक कामयाब हो सके? देखिए, बहुत मुश्किल बात है और बड़ा मुश्किल सवाल है। इन 3 बरसों की बुनियाद पे तो अगर आप किसी के बारे में नतीजा निकालना चाहेंगे तो वो प्री मैच्योर होगा, अर्ली होगा, मैं समझता हूँ। लेकिन मसला ये है कि वो कोशिश तो बहुत कर रहे हैं और उन्होंने मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली है। अभी आप देखिए, कोविड से जिस तरह से हमने डील किया है, पूरी दुनिया उनका इतराफ़ कर रही है, बिल गेट्स ने इतराफ़ किया है, WHO इतराफ़ कर रहा है। तो बहुत सी उनकी पॉजिटिव चीज़ें हैं। क्लाइमेट चेंज के बारे में उनकी बड़ी बात हो रही है। उनका जो ग्रीन पाकिस्तान मनसूबा है उसको बहुत तारीफ़ मिल रही है। कामयाब जवान प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम, सेहत कार्ड जो उन्होंने निकाला है वो बहुत अच्छा है। ये बातें तो ठीक है, लेकिन अभी तक आम आदमी जो है ना, जो कमज़ोर आदमी है, उसकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आ रही। महंगाई भी बहुत है, बिजली की कीमतें भी बहुत हैं, पेट्रोल की कीमतें भी बहुत हैं, बेरोज़गारी भी बहुत हुई है कोविड के बाद। तो मुझे लगता है कि उस कॉन्टेक्स्ट में जो है ना, वो बड़े चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ रहे हैं। तो अभी तो कोई आइडियल हुकूमत तो नहीं है, और ये मैं कहूँ कि बहुत ही वर्स्ट हुकूमत भी नहीं है। कुछ एवरेज तरीके से वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इनिशिएटिव लिए, उनका इम्पैक्ट आगे जाके देखने को मिलेगा। और ये अभी उनके पास 1.5-2 साल जो बाकी हैं अगले इलेक्शन से पहले अगर उन्होंने ज़्यादा आम आदमी को रिलीफ ना दिया तो फिर उनके ऊपर सवालिया निशान तो लोग लगाएंगे। अच्छा सर, खान साहब का हुकूमत में आने से पहले एक बहुत बड़ा मोटिव था कि हमने थाना कल्चर को तब्दील करना है।
इस हवाले से ये कितना तब्दील मेरा ख्याल है कि वो खुद ही तब्दील हो गए इस मामले में। थाना कल्चर तो तब्दील नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस रिफॉर्म्स तो वो नहीं कर सके। उन्होंने दावा बहुत किया था और क्लेम किया था कि वो सबसे पहले आके पुलिस रिफॉर्म्स को करेंगे। KPK की मिसालें आपने देखा था, वो बहुत दिया करते थे। फिर वो दुरानी साहब जो फौत हो चुके हैं वो आए थे, मोहम्मद ताहिर साहब IG पंजाब बन के आए थे, लेकिन उनको जल्दी तब्दील करना पड़ गया, क्योंकि जो पंजाब की रूलिंग एलीट है, जो बड़े बड़े फ्यूडल्स हैं, चौधरी बरादरान उसमें शामिल थे, बुजदार साहब शामिल थे और बहुत से लोग शामिल थे, उन्होंने एक पुलिस का बारे में जो काम करना था वो नहीं किया। इस वजह से आज देख लीजिए रोज़ाना की बुनियादों पे जो खबरें आती हैं वो पुलिस से रिलेटेड ही आती हैं और बहुत वर्स्ट खबरें आती हैं। तो जो पुलिस रिफॉर्म होनी चाहिए थी अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सकी। सर पिछली हुकूमतों ने क्लाइमेट पे कोई तवज्जो नहीं दी। खान साहब आई हैं, इन्होंने प्लांटेशन का जिक्र किया है, प्लांटेशन पे काम शुरू हो गया। आप क्या समझते हैं कि क्लाइमेट या वेदर के हवाले से इस हुकूमत की ये जो सोच है ये पाकिस्तान के लिए किस हद तक फ़ायदेमंद है? देखिए बहुत बड़ी बात है, पाकिस्तान दुनिया के जो 5 बड़े हुक्मरान जो क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से एम्बेसडर हैं उसमें इमरान खान का नाम भी शामिल है। और क्लाइमेट चेंज को दुनिया अप्रिशिएट कर रही है कि पाकिस्तान जो है ना इनिशिएटिव बहुत अच्छे ले रहा है। और वैसे भी देखिए जो अब जो माहौल बन रहा है और जो माहौलियात से जुड़े मामलात आ रहे हैं उसमें ग्रीन पाकिस्तान का होना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छी बात है उन्होंने मोबिलाइज़ किया है लोगों को ग्रीन पाकिस्तान में दरख्त लगाने में। लेकिन देखिए दरख्त लगाना भी इतना अहम नहीं होता, दरख्त लगाने से ज़्यादा अहम होता है कि उसको पाला जाए, उसकी परवरिश की जाए, उसको आगे तक लेके चला जाए, वो बड़े तनावर दरख्त बने। तो बहुत काम करने की ज़रूरत है, लेकिन ये अकेली हुकूमत का काम नहीं है। जब तक सोसाइटी उसमें शामिल नहीं होगी, लोग उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, आपका तालीमी इदारे उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, आपके स्पोर्ट्समैन जो है उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। यानी माशरे में नज़र आना चाहिए कि हमें जिस तरह हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं ना, इसी तरह अपनी गलियों को, अपने बाज़ारों को, अपने खेलों के मैदानों को भी साफ़ सुथरा है। और ये हुकूमत ने नहीं करना, ये लोगों ने खुद करना है। तो लोगों को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। मैं तो इस बात का हामी हूँ कि हर बच्चे को, हर घर में माँ बाप जो है अपने उनके बच्चों के नामों के साथ पौधे लगवाएं और वो उसकी परवरिश करें, वो उसकी देखभाल करें, वो उसको पानी दें और बच्चों के अंदर ये एहसास पैदा हो कि मेरे नाम से दरख्त बड़ा हो रहा है। तो तब मैं समझता हूँ कि ये काम आगे बढ़ सकेगा। सर माजी की जो हुकूमतें हैं और आज की हुकूमत, इनके रवैयों में आपने क्या तब्दीली पाई है? देखिए माजी के हुक्मरान भी जो है ना कोई अच्छी हुकूमत का मॉडल तो नहीं पेश कर सके। और अब भी इमरान खान की हुकूमत के बारे में ये कहना कि कोई बहुत अच्छी हुकूमत है ये भी ठीक नहीं है। तो मुझे तो कोई बड़ा फ़र्क नज़र नहीं आता। लेकिन जो फ़र्क एक बुनियादी चीज़ नज़र आई है वो ये है कि इस हुकूमत के अंदर इनिशिएटिव्स तो बहुत लिए गए, लेकिन अब वो किस हद तक वाइबल होंगे, किस हद तक आगे जाके नताइज दे सकेंगे वो देखना होगा। लेकिन ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ आज भी जो गवर्नेंस का कॉन्टेक्स्ट है, हुक्मरानी का जो निज़ाम का कॉन्टेक्स्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली करने की ज़रूरत है। और ये रवायती तरीके से तब्दीली नहीं होगी, सिर्फ इस्लाहात करने से, बोलने से, कुछ करने से नहीं होगा। इसके लिए आपको वो जो कहते हैं ना कि कैंसर के मरीज़ का इलाज जो है अगर आप डिस्प्रिन की गोली से करने की कोशिश करेंगे तो उससे मसला हल नहीं होगा। हमें बहुत बड़ी डिज़ास्टर किस्म की चेंजेस चाहिए, इस्लाहात चाहिए, कुछ कड़वी गोलियाँ खानी है, तब जाके ये चीज़ें बदलेंगी। इतनी आसानी से नहीं बदलने वाली। 60 साल 70 साल का बिगड़ा निज़ाम हम ये कहें कि कोई एक दिन में आके पटारी में से सांप निकालेगा और वो सबको खा जाएगा, बड़े बड़े मगरमच्छ जो है उनको निगल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बल्कि ख़तरा ये है कि वो जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वही हुक्मरान तबके को निगल जाएंगे। अच्छा सर, आप नज़रियाती तौर पे किस पॉलिटिकल पार्टी से मुंसलिक? देखिए ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि एक हर बंदा पाकिस्तान में कोई बंदा ऐसा नहीं है वो ये कहे कि वो किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं है। यानी वो जब वोट देता है तो किसी पार्टी को वोट तो देता होगा। तो एक ज़माने में मैं नवाज शरीफ साहब को वोट देता रहा हूँ, फिर एक ज़माने में मैंने जमात इस्लामी को वोट दिया माजी में, फिर अब मैंने अपना 2 दफ़ा वोट जो है वो PTI को कास्ट किया है। लेकिन मैं कोई उनका वर्कर नहीं हूँ ना, मैं कोई बाकायदा किसी जमात का हिस्सा हूँ। जो अच्छा काम करेगा उसके साथ है, जो अच्छा काम नहीं करेगा उस पर तनकीद करेंगे। मेरे अखबारात में जो कॉलम छपते हैं, जो TV शोज़ होते हैं, उसमें जहाँ मैंने हुकूमत के बहुत से इक़दाम की हिमायत की है वहाँ बहुत से इक़दाम पर सख्त तनकीद करता हूँ। आपके प्रोग्राम में भी मैंने कहा कि जिस अंदाज से इमरान खान को परफॉर्म करना चाहिए था वो नहीं कर सके। तो आइडियल तो हुकूमत नहीं है, लेकिन अभी भी मुझे उम्मीद है कि इमरान खान साहब जो है वो बाकी हुक्मरानों के मुकाबले में एक बेहतर हुक्मरान है। लेकिन उनके पास टीम नहीं है, उनके पास होमवर्क नहीं है उस तरह से जिस अंदाज से चीज़ें तब्दील होनी चाहिए थी। उनके पास भी वही रवायती करैक्टर्स हैं, वही रवायती लोग हैं जो पीपल्स पार्टी छोड़ के, PMLN छोड़ के, PMLQ छोड़ के इनके पास आए थे, जो उनके पास पुराने नज़रियाती साथी थे। उनको तो उनमें से चंद लोग इनके साथ हैं, बाकी तो सब बेचारे खुले न लगा दिए गए। तो सर आप क्या समझते हैं कि खान साहब का जो नज़रिया है नया पाकिस्तान का, अमूमन लोगों में ये तासुर पाया जाता है कि इसमें नाकामी की बहुत बड़ी वजह एक उनकी नालायक काबीना है। आपके नज़दीक ये किस हद तक दुरुस्त है? देखिए बात यह है कि चले इनकी काबीना नालायक है तो क्या नवाज शरीफ की लाइक काबीना ने इस मुल्क को बदल दिया?
और अगर इमरान खान नालायक वज़ीर आज़म है तो क्या नवाज शरीफ लायक वज़ीर आज़म कुछ बदल कर सके, या पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब ने कुछ बदल दिया? अभी 13 बरस से मुसलसल पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, वहाँ कौन सा इनकलाब आ गया, वहाँ कौन सी दूध की नहरें बह रही हैं? ठीक है ना। देखिए कैबिनेट सब एक जैसी होती हैं, कोई बड़ा फ़र्क नहीं होता। कप्तान जब तक उसके अंदर वो विजडम ना होना चीज़ों को बदलने का, अकाउंटेबल करने का चीज़ों के बारे में, फिर अच्छी टीम की सिलेक्शन करने के बारे में। इमरान खान कहते थे कि वो स्पोर्ट्समैन है, एक अच्छी टीम को सिलेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन हमने देखा उनकी बहुत सी टीम के लोग जो हैं वो सही तरह सेलेक्ट नहीं हुए। और आपने देखा कि कितनी तेज़ी से हर 5 महीने 6 महीने बाद काबीना में लोग बदल जाते हैं, वफाकी सेक्रेटरी बदल जाते हैं, सूबाई सेक्रेटरी बदल जाते हैं, उनके मशीर बदल जाते हैं। यानी कई दफ़ा वज़ीर ख़जाना बदल रहा है, कहीं मुशीर ख़जाना बदल रहा है, कहीं चीफ सेक्रेटरी बदल रहा है, कहीं IG बदल रहा है। तो एक कंटिन्यूएशन के साथ जो पॉलिसी है उसमें तो इमरान खान को भी मसाइल का सामना करना पड़ा। अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया है और उसके हालात काफ़ी तब्दील हो रहे हैं, और चूँकि हमसाए के तब्दील हो रहे हैं तो ज़ाहिर है हम पे असर आएगा। आप क्या समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के हालात को देखते हुए हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए? मेरा ख्याल है पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने ये तय कर लिया कि अब मुस्तक़बिल में वो किसी भी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेगा और किसी के साथ भी जो है ना एक फरीक बनकर दूसरे के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करेगा। और अब ये जो जनरल बाजवा साहब ने कहा है कि हम जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकनॉमिक्स के ऊपर जा रहे हैं, हम मईशत को बुनियाद बनाएंगे, उसी तरह चलेंगे। इसीलिए हमने तालिबान की हुकूमत की भी हमायत नहीं की। हमने कहा कि तालिबान की हुकूमत नहीं, सब फरीकैन पे मुश्तमिल हुकूमत होनी चाहिए, और ये हमें गारंटी दी जाए कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। और हम दुनिया और तालिबान को भी ये बावर करवा रहे हैं कि जो उनका माजी का रवैया था उस अगर वो रवैया अख्तियार करेंगे तो हम आपके साथ नहीं हैं। अब आप देख लीजिए तालिबान माजी के मुकाबले में ज़रा मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं, तशद्दुद भी उस तरह से नहीं है, आज़ादियाँ भी दी जा रही हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि तालिबान का क्या एटीट्यूड नज़र आता है। और दूसरी बात यह कि अमेरिका अपनी शिकस्त पर काफ़ी अफसरदा है, भारत अपनी शिकस्त पर काफ़ी अफसरदा है। 4 खरब रुपए से ज़्यादा की वहाँ सरमायाकारी भारत की डूबी है, तो वो भी एक अफगानिस्तान को मजबूत देखना तो नहीं चाहेंगे, वो भी कमज़ोर देखना चाहते हैं। इसके लिए फिर वो अफगानिस्तान के हालात को ख़राब करेंगे। आपने देखा पिछले 1 हफ़्ते में कितने धमाके हुए हैं। तो मुझे लगता है कि भी अफगानिस्तान का मामला जो है उसमें अच्छी खबरें इतनी जल्दी नहीं आएंगी। अभी बड़े चैलेंजेस हैं और बड़ी लड़ाई झगड़े होंगे और खून खराबा भी हो सकता है। दाइश एक बड़ा ख़तरा बन के सामने आई है, अब उसको तालिबान ने भी निमटना है, बाकी लोगों ने भी निमटना है। लेकिन जब तक आप तालिबान की पूरी हिमायत नहीं करेंगे, उनकी हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे, उनको दुनिया जो है दुनिया के हुक्मरान तबके उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक अफगान तालिबान भी कुछ नहीं कर सकते। खान साहब पे तो एक टैग भी लगा रहा है तालिबान खान का, तो आप क्या समझते हैं कि खान साहब तालिबान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात बनाने में कामयाब हो सके? देखिए उनकी बुनियादी थ्योरी तो ये थी कि तालिबान को ताकत के ज़रिए नहीं फतह किया जा सकता, वो मुज़ाकरात के हामी थे, तो उनका बड़ा मजाक उड़ाया जाता था। अब दुनिया भी देख ली, अमेरिका समेत सारी ताकतें जो है वो अमन के साथ ही बात कर रही हैं, तो खान साहब का ये मौक़िफ़ तो दुरुस्त साबित हुआ है। अब तालिबान जो है वो पाकिस्तान के साथ कितना इंगेज होते हैं और कितना वो इमरान खान के साथ अपने आप को इंगेज कर पाएंगे, ये अभी एक मफरूज़े हैं, सवालात हैं। ये देखना होगा कि तालिबान किस तरह से मुस्तक़बिल में बिहेव करते हैं, किस किस्म की उनकी हुकूमत आती है, दाइश को वो कैसे डील करते हैं, और ख़ास तौर पे अफगानिस्तान की सरजमीन को क्या वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने देंगे? क्या वो वहाँ पे बैठे हुए TTP के लोगों को, बलोच लिबरेशन आर्मी के लोगों को रोकेंगे, उनको गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले करेंगे? अभी बहुत से सवालात हैं जो तालिबान के बारे में भी मौजूद है। तो देखना होगा कि तालिबान का एटीट्यूड क्या है, उसी की बेसिस पे पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटजी जो है उसको लेके आगे चलेगा। पाकिस्तानी यूथ के लिए आप क्या पैगाम देना चाहिए? पाकिस्तानी यूथ के लिए एक ही प्रोग्राम है कि कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी है, लेकिन मेहनत जो है वो ऐसे नहीं करनी कि आप बगैर किसी डायरेक्शन की मेहनत करना शुरू करें। अपनी डायरेक्शन वज़ा करें, छोटे छोटे मनसूबों के साथ अपने आप को लेके चलें। महज डिग्रियों की बुनियाद के ऊपर जो है ना अपनी एनर्जी मत ज़ाया करें। डिग्रियों के साथ साथ अपनी स्किल्स को जितना इन्हांस करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। सर आपका बहुत शुक्रिया है, आप इस गुफ्तगू का हिस्सा बने और हमारे नाजरीन की आपने नॉलेज में इजाफा किया। थैंक यू वेरी मच जी, आपका भी, आपकी टीम का भी। जी तो नाजरीन, ये थे हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान सलमान आबिद साहब, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। मैं आपका मेज़बान सैयद हमज़ा अब्बास साहब आपसे चाहूँगा इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।